हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल मिशन लक्ष्य पर स्वागत है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग एनटीए यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, और साथ में जो फर्स्ट पेपर इसका जो कॉमन पेपर सभी का होता है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। पहले का जो पार्ट 1 है वो हो चुका है। तो जो ये सेकंड पार्ट है, अब इसमें शिक्षण अभिवृत्ति जो है, इसके पहले के आप उसमें जाके देख सकते हैं चैनल पर। अब हम लोग शिक्षण सूत्रों के बारे में बात करेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। तो शिक्षण सूत्र हमारे क्या हैं? एक कुशल शिक्षक जो है वो सदैव अपने ज्ञान को तथा अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुँचाने में विभिन्न तरीकों या सूत्रों को अपनाता है। आप लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम सभी एक शिक्षक हैं और शिक्षण की जो ये प्रोसेस है इसमें बनने में उसी में लगे हुए हैं। तो हम लोग प्राय देखते हैं कि एक शिक्षक जो है वो बच्चों को अपना ज्ञान जो है, अपना अनुभव जो है, कोई भी कंसेप्ट है वो समझाने के लिए बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल करता है, बहुत सी विधियों का इस्तेमाल करता है। तो उसी को हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। उन्हीं शिक्षण सूत्रों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं। अब पहला जैसे आपका है कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, यानी कि नॉन से अननोन की तरफ जाना। अब जो छोटा बच्चा है, अब जब कोई शिक्षक उसको पढ़ाने जाता है तो जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान है, जो उसको ज्ञात है, जो पहले से जानता है, उससे संबंधित होकर जो अज्ञात चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं जानता है, उसके बारे में शिक्षा दी जाती है। अगर पहले ही अज्ञात चीज़ों की शिक्षा जाएगी तो समझ नहीं पा, इसीलिए उसको पहले जो ज्ञात है, जो ज्ञान है, उसको जो जानता है, उससे जो अज्ञात चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, वो जोड़कर संबंधित करके पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि बच्चा दोनों चीज़ों को रिलेट करके उसको समझ पाता है। उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। सेकंड है आपका कि सरल से जटिल की ओर जाना, कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब छोटा बच्चा है या कोई भी बच्चा है, आप उसको पहले तो कॉम्प्लेक्स थ्योरी बता देंगे और फिर तो पहले ही बच्चे को समझ नहीं आएगा, वो बोर हो जाएगा। जब उसको समझ नहीं आएगा तो उसमें रुचि ही नहीं लेगा, और रुचि नहीं लेगा तो वो शिक्षा ही नहीं ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाया जाता है, तो जो बहुत सरल चीज़ें हैं, जो आसानी से उसको समझ में आ जाती हैं, वो चीज़ें बताई जाती हैं। फिर धीरे धीरे सरलता से फिर हम जटिलता की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो चीज़ें कठिन हैं उनसे उनको जोड़ जोड़ के हम लोग पढ़ाते हैं। उसी के बारे में यहाँ बात हुई है। थर्ड पॉइंट है आपका कि अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। आप लोग प्राय देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या जो ये हम लोगों का जो शिक्षा का सिस्टम है, इसमें देखिए आप लोग कि जो बच्चे आते हैं उनकी समझ में प्राय देखा जाता है, क्योंकि भी वो ज्ञान लेने आ रहे हैं, अभी उनको कोई अनुभव नहीं है, तो सारे जो नियम हैं, कंसेप्ट हैं, उनके माइंड में अनिश्चित होते हैं। उसका नियम कोई पक्का नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है, यानी कि भ्रम की स्थिति हम कह सकते हैं इनके माइंड में रहती है किसी नियम को लेकर। तो टीचर क्या करता है कि जो उसका भ्रम है, ये जो अनिश्चितता है उसके माइंड में, उसको एक तरह से स्पष्ट रूप से समझाकर उस अनिश्चितता को कैसे दूर करता है, स्पष्ट तथ्यों को रखकर स्पष्टता से समझाकर उसको निश्चित की तरफ ले जाता है, जो कि निश्चित है तथ्य कि उसके माइंड में एक वो अपना नियम बनाता है, नियम बना सकता है, निश्चित तथ्यों की तरफ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले उसके माइंड में, दिमाग में धुंधली थी, अनिश्चित थी, वो टीचर के माध्यम से धीरे धीरे निश्चित स्पष्टता की तरफ या निश्चितता की तरफ कह सकते हैं, उसकी तरफ जाती हैं। अब आपका है कि 4 पॉइंट है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ, कॉन्क्रीट से टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। अब इसमें ये बताया गया है कि मूर्त चीज़ें क्या हैं, जिनको बच्चा अपनी आँखों से देख सकता है, छू के देख सकता है, और अमूर्त चीज़ें क्या हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जिनको छू कर नहीं दे सकता है, उस तरीके की अमूर्त चीज़ें। तो बच्चे को जब बच्चे को हम शिक्षण देते हैं, तो उसको पहले मूर्त चीज़ों के बारे में, जिसको पता है, जो उसको देख सकता है जिन चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। फिर धीरे धीरे करके
उसको अमूर्त की तरफ, कल्पना की तरफ, चिंतन की तरफ उसको ले जाया जाता है। उसी के बारे में इसमें बात की गई है। अब फिर पॉइंट है आपका कि विश्लेषण से लेकर संश्लेषण की तरफ, यानी कि एनालिसिस की तरफ से सिंथेसिस से ले जाते हैं उसकी तरफ कि विश्लेषण क्या होता है। अब जो बच्चा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पेड़ है, मान लीजिए हम यहाँ पेड़ का उदाहरण लेते हैं। पेड़ है तो उसके हर पार्ट को अलग अलग बताएगा, ये इसका तना है, ये फूल है, ये फल है, ये जड़ है। तो उससे जो बच्चा है वो पेड़ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेगा। ठीक है, उसके बाद जब पार्ट बता दिए तब बता दिया कि ये संश्लेषण की तरफ, संश्लेषण मतलब जोड़ देना, उन सब चीज़ों को जोड़ देना। तो फिर टीचर क्या बताएगा, इन सभी पार्टों को मिलाकर ये पेड़ बनता है। इन सभी पार्टों को मिलाकर क्या बना, पेड़। अब मान लीजिए कि आपको कोई, आपने देखा एलिफेंट का उदाहरण लेते हैं, जैसे एलिफेंट है तो आप पहले एलिफेंट नहीं बताएंगे, पहले कहेंगे ये पैर है इसका, ये हाथ है इसका, और ये इसके कान देखिए किस तरीके से सूप की तरह इसके कान हैं, सूंड है। फिर आप आखिरी में बताएंगे कि इस तरीके के प्राणी को क्या कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो आपने बाद में उन सभी उदाहरणों को, जो आपने पॉइंट्स दिए थे, ये हाथ है, ये सूंड है, ये सूंड है, ये कान है, तो उन सबको जोड़ के आपने क्या बताया, इस प्राणी को हम लोग एलिफेंट कहते हैं। यानी कि संश्लेषण कर दिया, उस गुण को जोड़ के आपने संश्लेषण कर दिया। तो टीचर को पहले विश्लेषण करना चाहिए, विश्लेषण से उसको अलग अलग पार्ट बताकर, छोटी छोटी कंसेप्ट, छोटी थ्योरीज बता के उसको बड़ी थ्योरी से फिर जो उसका पूरा तत्व है उसको जोड़ना चाहिए। अब 6 पॉइंट है कि मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। मनोविज्ञान क्या है, जैसे कि हम लोग शिक्षक हैं सभी, और हम लोग मनोविज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। अब इस समय जो शिक्षा चलती है वो चाइल्ड सेंटर चलती है, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, जिसमें कि बच्चों के मन के विज्ञान को समझकर कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, वो उसका समझने का स्तर क्या है, बच्चा कहाँ तक पहले सीख के आया है, कितना उसको सिखाना है। तो बच्चे के हिसाब से उसके मन के विज्ञान को समझ के काम किया जाता है। फिर उसके स्तर को समझ कर, उसके ज्ञान को समझ कर फिर धीरे धीरे आगे उसको तर्क की तरफ ले जाया जाता है और तर्कवान बनाया जाता है। तर्क की तरफ उसको तार्किक की ओर, क्रिया की ओर ले जाते हैं। 7 पॉइंट है आपका कि पूर्ण से अंश की ओर। पहले तो उसको पूर्ण चीज़ दिखा दी, यानी कि आपको दिखा दे, यहाँ पर पूरे पेड़ को दिखा दी कि इसे पेड़ कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके एक एक पॉइंट को बताया, इसको तने कहता है, इसको तना कहा जाता है, इसको फूल कहा जाता है, ये आपका जड़ हो गया, ये आपकी पत्ती हो गई। इस तरीके से उसके अंश को, एक एक पॉइंट को, अलग अलग पार्ट को बताया जाता है। तो इसको कहते हैं पूर्ण। पहले पूर्ण का बता दीजिए क्या चीज़ है, फिर उसके धीरे धीरे अंश को बताइए। जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर आपने दिखा दिया, कंप्यूटर यानी कि पूर्ण चीज़ को आपने दिखा दिया। उसके बाद उसके अंश, इसको मॉनिटर कहते हैं, इसको प्रिंटर कहते हैं, इसको माउस कहते हैं। इस तरीके से आप एक एक चीज़ बताएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। अब 8 पॉइंट है आपका कि आगमन से निगमन की तरफ, फॉर इंडक्शन की तरफ, डिडक्शन की तरफ जाएंगे। यानी आगमन का मतलब ये है आपका कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपने बताया कि राम जो है, राम नश्वर है, कहने का अर्थ है राम एक मनुष्य का यहाँ पे नाम है, कि जो सीमा है वो भी नश्वर है, या हर प्राणी नश्वर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने 3 पॉइंट बताए हैं। उसको फिर इससे नियम क्या बना, इससे नियम ये बना कि जो मनुष्य है वो नश्वर है। जो इससे तीनों को पॉइंट को देखते हुए जो एक नियम बना, वो नियम बना मनुष्य जो है नश्वर है। ये दूसरे पॉइंट से समझिए। आपको मान लीजिए यूपी में आप रहते हैं, तो यूपी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब यूपी में से अगर एक सीतापुर का, या आप मतलब एक स्पेशली आप सीतापुर का या लखीमपुर का डाटा निकालते हैं जनसंख्या का, तो यहाँ का आपका आगमन कहलाएगा। और जब
जितने भी ज़िले हैं यूपी में, उन सब ज़िलों की जो डाटा है उसको जोड़ के आप बताएंगे कि यूपी की ये जनसंख्या है, तो हमने तो एक तरह से ये एक आपके पास एक नियम आ गया, ये एक सिद्धांत आ गया, या एक कहेंगे फैक्ट आ गया कि ये जितने भी वो हैं उसको मिला के एक फैक्ट आ गया कि हाँ यूपी की जनसंख्या इतनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आगमन का मतलब है कि एक विशिष्ट चीज़ की, एक स्पेशल चीज़ की, एक छोटी चीज़ की उसको बताते हैं, और फिर उसकी ही तरह की और चीज़ों को जोड़ के हम एक पूरे फैक्ट की तरफ, पूरी चीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये आपका निगमन हो गया। अब आगे देखते हैं, इन्होंने बताया है कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं। अब ये तो जैसे आप इससे जानते हैं, एक शिक्षण में जो सहायता देने वाली सामग्रियां हैं। शिक्षक अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को छात्रों को अच्छी तरह से समझाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, चौक का इस्तेमाल करता है, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करता है, चार्ट का इस्तेमाल करता है, आप देखते हैं प्रोजेक्टर होता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब शिक्षक की सहायता करती हैं ताकि वो बच्चों को वो जो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा पाए और बच्चा उसको समझ पाए और बच्चों के अंदर वो माइंड में अंकित हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं कि ये वही सामग्रियों की बात हो रही है जो शिक्षक को अध्यापन के दौरान मदद करती हैं बच्चों को समझाने के लिए। अब इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट है कि आधुनिकता के चलते आपने देखा है कि हर चित्र पहले की अपेक्षा हर व्यवस्था में आधुनिकता आई है। तो शिक्षा में भी, शिक्षा प्रणाली में भी पहले की अपेक्षा बहुत सी आधुनिकता आई हैं। चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड देखिए, उसमें अब स्मार्ट बोर्ड होते हैं, बैठने के तरीक़ों को देखिए या और सुविधाओं को देखिए। पहले हम लोग प्रे स्कूल में ही पढ़ाई करते थे, लेकिन अब इतनी सुविधाएं हो गई कि हम लोग इंटरनेट पे पढ़ाई करते हैं। स्वयं जैसे ऐप आ गए हैं, उनकी तरह से सहायता करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो कितनी सारी आधुनिकता जो है वो हमारी शिक्षा प्रणाली में आ गई है। तो आधुनिकता के चलते शिक्षण प्रणाली जो है उसमें शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो हैं हमारी, उसमें भी नवाचार, नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे कि हम लोग ICT से पढ़ते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल अब कॉलेज में, स्कूलों में होने लग गया है। तो वही बताया गया, स्लाइड का इस्तेमाल होता है, उससे बच्चों को प्रेजेंटेशन देके समझाया जाता है हर चीज़। तो यही आधुनिकता की बात हो रही है कि जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं उसमें हमें बहुत सारी आधुनिकता आई है। अगला पॉइंट देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग से छात्र अधिक उत्साहित होकर सीखता है। एक आप खुद इसको सोच के देखिए कि मान लीजिए एक साधारण क्लासेस में ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है, केवल चौक का इस्तेमाल करके ही पढ़ा रहा है, और एक दूसरी क्लास है जिसमें कि स्मार्ट बोर्ड है, उसकी सहायता, उसमें चित्र भी देख रहा है वो, और उसमें कोई चीज़ को सुन भी रहा है, तो उससे वो ज़्यादा उसमें सक्रिय रहेगा, क्योंकि उसमें जो उसके आँख, नाक, कान सब कुछ एक्टिव है, वो उसमें ज़्यादा रुचि लेगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग से छात्र अधिक उत्साहित भी रहता है और कक्षा कार्यों में सक्रिय होकर भाग लेता है, सक्रिय हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षित और रोचक, जीवंत बनाने में समर्थ होते हैं। जो आपकी विषय वस्तु है, जो भी पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हैं, उसको और आकर्षित, उसमें आकर्षण के लिए ही तो अब देखिए बच्चों के जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, उनकी जो पुस्तकें होती हैं, उसमें जो चित्र होते हैं कितने कलरफुल होते हैं कि बच्चा आकर्षित होता है। कार्टून से भी उनको बताया जाता है, समझाया जाता है। तो बच्चा जो विषय वस्तु को, जो इनकी सहायता से, या जो आपकी ये सामग्रियां हैं, शिक्षक सहायक सामग्रियां जो हैं, इनकी मदद से उस कॉन्सेप्ट को आकर्षित बनाया जाता है, रोचक, और उसको जीवंत बनाने में समर्थ होते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि इसमें छात्रों, एक जो शिक्षकों के समय की और शक्ति की भी बचत होती है। इसमें छात्रों और शिक्षकों के समय, शक्ति की बचत के साथ साथ प्रभावशाली शिक्षण होता है। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ कि उनको, बच्चों को वो चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाती है, क्योंकि उसको वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं,
तो एक तरह से वो चीज़ काफ़ी समय तक उनके मानस पटल पर अंकित रहती है। अब अगला पॉइंट है कि इसमें दृश्य जो चीज़ देखी जा सकती हैं, दृश्य और श्रव्य सुनी जा सकती हैं, ऐसी सामग्रियों के कारण सीखा हुआ जो ज्ञान है वो लंबे समय तक, काफ़ी समय तक छात्रों के मानस पटल पर अंकित रहता है। और कक्षा का जो वातावरण आपका है वो भी सकारात्मक रहता है। सकारात्मक रहता है क्योंकि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं पढ़ाई में, तो कोई शोर शराबा नहीं होता, बच्चे ध्यान से उसको पढ़ते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि वहाँ का जो शिक्षण है, उस कक्षा का वातावरण जो है वो बहुत सकारात्मक रहता है। अब जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो हैं वो तकनीकी के आधार पर हम दो प्रकार की हो सकती हैं। एक आपकी हो गई हार्डवेयर यानी कठोर शिल्प, हिंदी में कहेंगे तो कठोर शिल्प और इंग्लिश में है हार्डवेयर। और सेकंड आपकी है सॉफ्टवेयर यानी कि कोमल शिल्प, इसको कोमल शिल्प कहते हैं। अब हार्डवेयर जो है इसके बारे में पहले जानते हैं कि इस उपागम को श्रव्य और दृश्य सामग्री भी कहा जाता है। इसमें आप जो इसमें सामग्रियाँ प्रयोग होती हैं इसको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों सुविधाएं इसमें होती हैं। और इसमें मशीनों की तकनीकी पे जोर दिया जाता है। इसमें मशीन जो है वो आपके प्रयुक्त होती है, मशीनी चीज़ें। और इस उपागम में श्रव्य और दृश्य जो है वो सामग्री इसको कहा जाता है। हार्डवेयर में मेन मशीनों का उपयोग होता है और इसमें दोनों सुविधाएं हैं, सुनने की भी और देखने की भी। अब जो कठोर उपागम है, हार्डवेयर है आपका, वो कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो शिक्षक अपने कठोर शिल्प के दौरान अपने कक्षा में इस्तेमाल करता है, उसको देख लीजिए। जो श्रव्य उपागम है, रेडियो होगा आपका, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, शिक्षण मशीन, इससे हम लोग छात्रों को शिक्षा देते हैं, इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं वो लोग। अब दृश्य उपागम है, प्रोजेक्टर हो गया, एपिडास्कोप हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गई, स्लाइड्स हो गई, कंप्यूटर हो गया, इसके माध्यम से बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। और आपका जो दोनों चीज़ें हैं, दृश्य और श्रव्य उपागम है, वो है फिल्म, चलचित्र, दूरदर्शन और वीडियो टेप। ये सारे जो हैं ये कठोर उपागम हार्डवेयर के दौरान चीज़ें आती हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ देखते हैं, यानी जिसको हम लोग कोमल शिल्प कहते हैं। इसमें मशीनों का प्रयोग ना करते, इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होगा। इसमें मशीनों का प्रयोग ना करते हुए इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, चार्ट के माध्यम से सिखाया जाए, ये सब चीज़ें जो हैं इसी को कह रहे हैं कि इसमें मशीनों का प्रयोग न करते हुए इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और कठोर उपागम कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गए, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर, पुस्तकें, और आपका चाक हो गया, फिनेल प्रदर्शन। अगर देखें प्रदर्शन में कौन कौन से हैं तो चौक है, फिनेल बोर्ड कार्ड है, बुलेटिन बोर्ड कार्ड है, आरेख तरह चित्र हैं, और एक जो त्रिआयामी 3D जो हमारा सहायक सामग्री है उनको देखते हैं। प्रतिमान जैसे मॉडल बनाते हैं हम लोग, मॉडल हैं, वास्तविक पदार्थ नमूने हैं, इस तरीके से ये हैं। अब हम लोग अध्येता को जानते हैं। अध्येता क्या होता है? अध्येता यानी कि अध्ययन करने वाला, अधिगम करता, जो कि अध्ययन कर रहा है, जो कि चीज़ों को सीख रहा है छात्र, उसी को अध्येता कहते हैं। अध्ययन करने वाला कहते हैं, अधिगम करता कहते हैं। ये तो हम लोग जान गए। अब आगे देखते हैं कि ये जो अधिगम करता है, अध्येता है, ये एक किशोर भी हो सकता है, और किशोर, और उसके बाद जो होता है वे वयस्क अधिकर्ता होता है, अधिगम करता होता है। सॉरी, इसमें अधिकर्ता लिखा है, अधिगम करता होगा यहाँ पे। तो जो किशोर है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को किशोर कहा जाता है, और 18 से जो ऊपर के आयु के बच्चे हैं उनको हम लोग वयस्क भी कहते हैं। तो इन दोनों ही वर्गों में, इन दोनों ही वर्ग के जो व्यक्तियों में सोच और समझ में, प्रवृत्तियों में भिन्नता होती है। आप किशोर छात्र को देखिए और एक बड़े छात्र को देखिए तो उन्हें सोचने समझने की जो शक्ति है, जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो उनकी रुचियां हैं, सब में भिन्नता होगी, सब में अलगाव होगा।
जो एक किशोर की सोचने की अलग शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता अलग है, और जो एक बड़ा है बच्चा यानी कि वयस्क है कि एडल्ट है, तो वो उसकी सोचने की क्षमता अलग है, वो अलग चीज़ें अलग तरीक़ों से चीज़ों को देखेगा। तो यदि शिक्षण के क्षेत्र में देखें तो शैक्षिक और सामाजिक और भावनात्मक या संज्ञानात्मक सभी क्षेत्रों में इन बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। किशोरों में अलग होती हैं, क्वालिटीज़ अलग होती हैं, और जो वयस्क हैं, बड़े हैं बच्चे, उनमें अलग होती हैं। पहले हम लोग किशोर अध्येता के बारे में जानते हैं। ये इनकी विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं इनकी क्या होती हैं। किशोरों की, जो किशोर हैं हमारे, उनकी सामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं। अब जो यहाँ किशोरों के बारे में बात चल रही है, तो आप लोग प्राय गाइस, एक तो या अपनी उम्र में जाइए, किशोर अवस्था में चले जाइए, या आसपास के जो किशोर हैं उनके बारे में ज़रा ध्यान को केंद्रित कीजिए। वो उनके मन में क्या भावनाएं होती हैं समाज के प्रति। एक तो वो समाज सेवा की भावना बहुत तीव्र होती है उनके में, समाज सेवा की भावना तीव्र होती है, और वे स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते, ज़्यादा रोका टोकी उनको पसंद नहीं होती, कि कोई काम कर रहे हैं तो ज़्यादा रोक टोक करो, ये उनको पसंद नहीं है। वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। और इस समय उनके जो संवेग होते हैं, भावनाएं होती हैं, संवेग कौन से हैं, कभी वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी मस्त मगन होकर गाना गाने लगते हैं। तो जो संवेग है उनके अंदर, इनमें बहुत तीव्रता रहती है, बदलाव आता रहता है तुरंत। तो यही लिखा है कि इस समय उनके संवेगों में तीव्र बदलाव होता रहता है। और आप लोग जानते हैं कि जब किशोर अवस्था में बच्चे होते तो बहुत सारे हार्मोन्स में उनके चेंजेस होते रहते हैं। तो वह नए अनुभवों को, वो क्या करता है बच्चा, नए अनुभवों को, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, नई नई चीज़ें जानना चाहता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो जो छात्र है वो नए नए अनुभवों को अपनाना चाहता है। और कभी कभी तो मान लीजिए थोड़ी सी असफलता आई, निराशा आई, असफलता आई, या किसी ने उसको कुछ ज़्यादा कह दिया, तो वो बच्चे अपराध की प्रवृत्ति भी विकास हो जाती है। और दोस्ताना इतना रहता है कि अगर एक दोस्त से कुछ बात हो जाए तो पूरी टीम जाएगी लड़ाई करने, टोली बना के लड़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, एक तरह से सहयोग की भावना है, या एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि आपस में एक दूसरे से जो आपस में दोस्ती की भावना का जो बहुत ज़्यादा रहता है इसमें भाव, तो वो इस समय ज़्यादा होता है। और छोटी सी निराशा या असफलता, या किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो वो अपराध की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है, वो अपराध भी जोश में कर डालते हैं। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। और वे हर बात पे प्राय तर्क देते हैं। अभी कोई बात कहिए कि ये बच्चे कीजिए, ये ठीक है आपके लिए, तो उसमें पहले वो तर्क देंगे, इसमें क्या ठीक है, इसमें क्या गलत है, पहले तर्क देंगे, बाद में वो कार्य करेंगे। अब शिक्षक क्या करता है, शिक्षक इस अवस्था में किशोरों को सही मार्ग दिखाता है। उनके जो भावनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनको सही दिशा देता है। शिक्षक उसमें सहयोग की भावना का विकास करता है, उसमें मदद करता है। ये तो आपका हो गया सामाजिक उनका जो विकास हुआ है किशोरों का, उसके बारे में चर्चा हो गई। अब हम लोग देखते हैं भावनात्मक विकास जो किशोरावस्था में होता है, उसको देखते हैं। इस अवस्था में किशोर जो है वो भावनात्मक निर्णय लेने में बहुत जल्दी करते हैं। अगर कोई बात हुई तो वो स्थिरता उसमें नहीं होती है कि स्थिरता से उस बात को सोचें, ये बात नहीं है। वो बच्चा तुरंत निर्णय लेता है। इस अवस्था में उसकी भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, तुरंत सोचता है, और तुरंत उसको स्थिरता नहीं रहती उसके माइंड में, तुरंत वो निर्णय ले लेता है। तो इस अवस्था में किशोर भावनात्मक निर्णय लेने बहुत जल्दी करते हैं। और कल्पना, सत्य असत्य, ये सब कुछ नहीं सोचते। वो कल्पना है कि सत्य असत्य है, कि नैतिक है अनैतिक है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। बस जो भी कोई सामने प्रश्न आया तुरंत उसका निर्णय ले लेते हैं। अब किशोर बालकों के बारे में जो संज्ञानात्मक विकास है जो उसको देखते हैं। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी क्षेत्रों में विकास हो चुका होता है। बहुत नहीं कहेंगे क्योंकि विकास तो पूरे जीवन ही होता रहता है। अभी एडल्ट बच्चे हैं, उनका और ज़्यादा विकसित दिमाग होगा। तो किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी क्षेत्रों में, जो आसपास के सामाजिक है, नैतिक है, हर तरह का क्षेत्र है, उसमें उनका विकास लगभग हो चुका होता है, विकास होता है।
और उनकी बोध की क्षमता यानी कि समझ की क्षमता, हर चीज़ को समझने की क्षमता तो बढ़ जाती है। किसकी तुलना में? बाल्य अवस्था की तुलना में उसकी समझ की क्षमता जो है किशोर बच्चों की वो बढ़ जाती है। बाल अवस्था की अपेक्षा उनमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ये आपका हो गया संज्ञानात्मक विकास हो गया। अब जो बड़े बच्चे हैं, वयस्क बच्चे हैं यानी एडल्ट बच्चे हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहले तो उनकी सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं, जो वयस्क बच्चे होते हैं, उन बच्चों में सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह समावेशित होता है। वो जो उसका सामाजिक परिवेश है बड़ों बच्चों का यानी कि वयस्क बच्चों का, वो अच्छी तरह से उसमें समावेशित होता है और वह सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को समझने लगता है, उससे वो बंधा होता है। अगला पॉइंट है कि वह स्थिरता से भी कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत उसके सामने आती है तो स्थिरता से उस पर विचार करता है, अपना तर्क रखता है, दूसरे के विचारों को भी उसमें देखता है, फिर भविष्य के बारे में सोचता है कि अगर मैं निर्णय लेता हूँ तो आगे चलकर क्या असर होगा, तो भविष्य के प्रभावों को भी देखते हुए निर्णय लेता है। तो इससे वह अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकता है। जब कोई भी उसने निर्णय तर्क से लिया, बुद्धि से लिया, ध्यान से लिया या स्थिरता से लिया, तो इससे जो अपराध प्रवृत्ति जो थी उसकी कि वो तुरंत पहले कोई कार्य कर देता था, उस चीज़ से वो बच जाता है। अपराध प्रवृत्ति पे उसके एक तरह से अंकुश लग जाता है। इसीलिए बच्चों, कोई समस्या आती है तो हम लोगों को थोड़ी देर स्थिरता से उस पर सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और थोड़ी देर बाद कोई भी दुख, कोई भी समस्या नहीं बचती है और हमको कुछ न कुछ उसका सलूशन मिल जाता है। अब आगे देखते हैं कि उसमें सहयोग की भावना बढ़ जाती है। बड़े होने पर उसकी समझ और विकसित हुई, वो और सामाजिक हुआ, उसमें सहयोग की भावना और बढ़ी। तो इससे सहयोग की भावना जब उसकी बढ़ती है तो इस प्रकार का जो बच्चा है वो और सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने समझने लगता है, उनको निभाते हुए कार्य को निष्ठापूर्ण करने के लिए योग्य हो जाता है। मतलब कोई भी कार्य है उसको पूरी जिम्मेदारी से करता है और पूरी निष्ठा से करता है। अब किशोर बालकों का जो भावनात्मक विकास है उसके बारे में जानते हैं। जो वयस्क बच्चा है वो भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेते समय तर्क से काम लगता है। कोई भी भावनात्मक, कोई इमोशनल अगर उसको कुछ निर्णय लेना है तो तर्क से काम लेता है, अपने जो तर्क बुद्धि है उससे काम लेता है। और शिक्षक जो हैं वो वयस्क बच्चों, छात्रों के भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को मजबूती प्रदान करता है। जो शिक्षक का क्या काम है, वो जो उसके ये जो विकसित हो रहा है बच्चा, भावनात्मक विकास हो रहा है, उसमें और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। अब संज्ञानात्मक जो विकास, जो विशेषताएं हैं बच्चे की, कौन से बच्चे की? बड़े बच्चे की, एडल्ट बच्चे की, वयस्क बच्चे की, उसको बताया जा रहा है कि वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है। जो उसका मस्तिष्क का विकास है वो पूर्ण हो गया होता है और वह उचित निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। जो बड़ा बच्चा है, जो आपका वयस्क शिक्षार्थी है, उसका मस्तिष्क का विकास जो है वो लगभग पूर्ण हो गया होता है। वह उचित निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है पूरी तरह से, और वह धार्मिक और नैतिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रों में अधिक विकसित हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उसका जो विकास है वो और ज़्यादा किसकी तुलना में, बाल अवस्था की तुलना में, किशोर अवस्था की तुलना में और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है। कौन से क्षेत्रों में? धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अधिक विकसित हो जाता है। और वह अपने व्यावसायिक निर्णय भी लेने लगता है कि उसको कौन से व्यवसाय में जाना है, कौन सा स्ट्रीम चुननी है, आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है। इन सब चीज़ों को अपने निर्णय लेने में, व्यावसायिक निर्णय लेने में, करियर चुनने में भी वो प्रवीण हो जाता है। और बच्चे की समाज, जैसे कि समाज में या अपने परिवार में या अपने जो दोस्त हैं उनके संगत में, उनके साथ एक तरह की समाज में रहने की जो सामंजस्य की योग्यता भी, सबके साथ किस तरीके से अनुकूलन करना है, अनुकूलन की भावना, सामंजस्य की योग्यता भी आ जाती है। तो बच्चों, जैसे कि ये हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड का
सेकंड पार्ट था, दूसरा पार्ट था। इसके आगे हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे और आई थिंक 1-2 पार्ट इसके और बनेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग इसकी आगे की यूनिट करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट के द्वारा बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा, इसमें अगर कोई कमी है वो भी बताइए। और इसको लाइक करिए, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे पहले तो अगर इस चैनल पर आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।